नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लालटेन स्टडी में। मैं मोहम्मद आरिफ खान। आज हम एमपीपीएससी 2021 का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम का प्रश्न क्रमांक 51 से लेकर 60 तक का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि एमपीपीएससी ने इस वर्ष में किस तरह के क्वेश्चन उठाए थे अपने पेपर में। तो चलिए आज हम देखते हैं पहला प्रश्न, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था। ये अब जैसे शुरुआत में हम देखते हैं रणजीत सिंह एकदम से नाम रख दिया। एक्चुअल में अगर महाराजा लगाते तो हमें समझ में आता है कि कोई राजा महाराजा की बात हो रही है, लेकिन ये पंजाब के बहुत बड़े महाराजा रहे हैं और ये किस मिसल से संबंधित थे तो उनके बारे में हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस में है अहलूवालिया, डलेवालिया, कन्हैया और शुक्रचकिया। तो इनका जो संबंध था वो शुक्रचकिया मिसल से था। और इसका हम अगर व्याख्या देखेंगे तो देखेंगे महाराजा रणजीत सिंह, जिनको हम शेर पंजाब भी कहते हैं, शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख थे और सिख साम्राज्य 12 मिसलों यानी संघों में बटा हुआ था। रणजीत सिंह ने इन्हें एक करके शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था और ये जो थे भविष्य के संबंध में प्रश्न जो इससे आ सकते हैं वो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में, इस तरह के क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ सकती है। द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध और पंजाब का विलय कैसे हुआ, कब हुआ, इससे संबंधित प्रश्न जो है एमपीपीएससी पूछती है। यानी कि ये जो मेडिवल हिस्ट्री हमारी, मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन वो है, ये एमपीपीएससी ने पूछा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम देखते हैं राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। यानी जो अंतरिम सरकार हमारे इंडिया में जब बनी थी, हमारे भारत की बनी थी पहली 1946 में, उसमें रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। तो वीपी मेनन साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, कृष्णा शाही साहब और सी राजगोपालाचार्य जी, इनमें से ये किसको दिया गया था। तो इसका आंसर आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक्चुअल में इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। क्या था? वल्लभ भाई पटेल था। सरदार भी इनको एक उपाधि दी गई थी, तो बाद में इनके नाम के आगे सरदार भी लगाया जाने लगा था। तो ये अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण तथा रियासती विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का प्रभार दिया गया था, जिसमें इन्होंने 562 देसी रियासतों के भारत में विलय का श्रेय इन्हीं को जाता है। जो उस समय भारत जो था रियासतों में बटा हुआ था, लगभग 562 रियासतें जो भारत की थी, देसी रियासतें, उसका विलय इन्होंने भारत संघ में कराया था और इसका श्रेय इन्हें जाता है। इसीलिए इनको फिर एक और उपाधि मिली और वो उपाधि का नाम था लोहा पुरुष। क्या थी? लोहा पुरुष। तो इनके नाम के आगे लोहा पुरुष भी लगाया जाने लगा था। तो लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको हम कहते हैं। बीपी मेनन इस विभाग के सचिव थे। कौन थे? जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो था, इसके प्रमुख कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इस विभाग के सचिव जो थे वो बीपी मेनन साहब थे। इससे भविष्य में संभावित जो प्रश्न हो सकते हैं वो किस तरह से आ सकते हैं? अंतरिम सरकार से, यानी कि मॉडर्न इंडिया जो हिस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी तरह के टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने, है ना? विदेश मंत्री कौन थे? गृह मंत्री कौन थे, है ना? और सूचना प्रसारण मंत्री ये थे ही थे, है ना? वित्त मंत्री कौन थे? तो इस तरह के प्रश्न आपको अंतरिम सरकार से पूछे जाते हैं और सो इजी बहुत आसान है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो 1947 से पहले थोड़ा जो आप आगे का जो अंतरिम सरकार जो हमारी भारत की बनना शुरू हुई थी, वहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो ये कुछ एक मंत्री हैं, उनके नाम जो मोस्टली पूछे जाते हैं सब तरह के एग्जामों में। तो वो आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर, जब एमपीपीएससी की खासकर तैयारी आप कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आप ध्यान से पढ़ लें। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? जो कांग्रेस पार्टी थी इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। तो जो इसकी स्थापना के बाद हर साल दिसंबर के महीने में इसके सम्मेलन होते हैं, वार्षिक सम्मेलन होते थे।
तो वार्षिक सम्मेलनों में क्या होता था, बुद्धिजीवी जो लोग होते थे उस समय के, पढ़े लिखे भारतीय जो थे, वो उन सम्मेलनों में जाते थे और जाने के बाद में वहाँ पे विचार विमर्श करते थे और नए आंदोलन या नया क्या करना है, एक नई रूपरेखा जो बनाई जाती थी उसके ऊपर विचार विमर्श किए जाते थे। इसीलिए किसी इनमें से चारों में से किसी ने एक ने कहा कि शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। तो किसने कहा, आप आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो हम देखेंगे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय साहब जो थे, इन्होंने कहा था कि भाई जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होते हैं, ये जो है शिक्षित भारतीयों का क्या है, एक मेला है या सम्मेलन है एक तरह से हम देखें तो। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लाला लाजपत राय जो थे वो गरम दल के नेता थे और गरम दल के गरम स्वभाव के थे, यानी उत्तेजित स्वभाव के थे। और चूंकि कांग्रेस में जो ज़्यादातर जो लोग होते थे उस समय पर कांग्रेस पार्टी में, वो बहुत ज़्यादा वैचारिक प्रवृत्ति के लोग होते थे, जिनको हम कह सकते हैं एक तरह से नरम दल के लोग थे, नरम स्वभाव के लोग थे। तो उनका और इनका दोनों का आपस में कहीं ना कहीं मेल जोल नहीं था। तो आलोचनात्मक रूप से उन्होंने ये बात कही थी। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों की आलोचना करते हुए इसे शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला कहा था। उनका मानना था कि केवल साल में एक बार मिलने से आज़ादी नहीं मिलेगी। तिलक ने इसे मेढक की तरह टर्राना कहा था। तिलक जो और भी खतरनाक थे, तिलक साहब ने कहा कि भाई ये जो शिक्षित भारतीय इकट्ठे हो जाते हैं सम्मेलनों में एक दिन, वो मेढकों की तरह टर्राते हैं। जैसे कि बारिश आती है ना, बारिश शुरू होती है, शुरुआती बारिश में मेढकों का टर्राना शुरू हो जाता है और वो कुछ दिन टर्राते हैं, इसके बाद फिर वो बंद हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से फिर साल भर मेढकों की आवाज़ नहीं आती है। तो ठीक उसी तरीके से तिलक ने भी इसे क्या कहा कि भाई साल में कुछ एक दिन जो होते हैं कांग्रेस अधिवेशन आयोजित करती है और उसमें मेढकों की तरह टर्राना शुरू कर देती है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। और भविष्य के संभावित प्रश्न जो हैं, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में इस सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था। यंग इंडिया जो किताब लिखी थी वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हुए थे? जो कि सूरत अधिवेशन में हुए थे 1907 में। तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, प्रमुख अधिवेशनों में कौन कौन से निर्णय लिए गए थे, वो जरूर एमपीपीएससी या दूसरे बड़े एग्जाम, यूपीपीएससी भी बहुत इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। मतलब इस टॉपिक में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अधिवेशनों को, जैसे कि कौन से अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन, भारतीय महिला थी, एनी बेसेंट कौन सी अधिवेशन की अध्यक्ष बनी, महात्मा गांधी कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष बने, और कौन से अधिवेशन में किस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन जरूर एमपीपीएससी के थ्रू एमपीपीएससी में मतलब क्या होता है पूछे जाते हैं। और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की जो एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ामों में इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जो हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम जो था, स्वतंत्रता संबंधित जो आंदोलन थे उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप इनको आसानी से पढ़िएगा और इनको समझ के करिएगा। अगला हम देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो साबरमती, पवनार, सेवाग्राम और रामानंदिया। तो आप सभी आसानी से समझ गए होंगे, बच्चा बच्चा जानता है, चौथी क्लास से हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी का निवास था। तो वहीं से उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। एक्चुअल में सूरत, गुजरात का सूरत जिला जो है, वहाँ पर उसका एक समुद्र किनारे एक गाँव है जिसका नाम है दांडी। तो साबरमती आश्रम से दांडी नामक गांव तक महात्मा गांधी ने जो यात्रा निकाली थी, उस यात्रा को दांडी यात्रा कहते हैं। और ये यात्रा क्यों निकाली गई थी, किस पर्पज से निकाली गई थी, इसमें कितने सिंगाती थे, महात्मा गांधी के फॉलोवर्स कितने इसमें थे, उनकी संख्या सहित आपको क्या करना है, ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एमपीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछती है। और ये सारी की सारी चीज़ें आप 10th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, 9th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ लेंगे, पुरानी किताबें जो आप देखेंगे। तो हमारे जो 9th 10th और की जो हिस्ट्री की किताब है, उनमें आसानी से आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि एमपीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। अगला हम देखेंगे, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नवसारी जिला, मतलब जो सूरत के बगल में है, नमक कानून तोड़कर समाप्त हुई।
यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो देखिए आपको यहाँ से क्या क्या पूछा है। एक तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि महात्मा गांधी ने ये यात्रा कब शुरू की, दांडी यात्रा 12 मार्च को शुरू की थी। कब शुरू की थी भाई? 12 मार्च को शुरू की थी। तो महात्मा गांधी ने ये यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को। कितने लोग इनके साथ थे? 78 अनुयायी इनके साथ थे, यानी आश्रम से जो लोग इनके साथ चले थे वो 78 लोग थे। फिर हालांकि रास्ते में बहुत बड़ा काफिला इनका बन गया था, वो एक अलग बात है। कहाँ से निकाली थी यात्रा? साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद में। और कहाँ तक निकाली थी भाई? दांडी नामक गांव तक निकाली थी। और ये यात्रा कब ख़त्म हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुई थी। और ये दांडी नामक जो गांव है वो नवसारी जिले में पड़ता है, जो समुद्र किनारे है, ठीक है ना। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था भाई? जाके नमक कानून तोड़ा था। क्या तोड़ा था? नमक कानून तोड़ा था। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी, यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। बहुत अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं ना। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये क्या होता है? सविनय यानी हम क्या करते हैं, जब किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो विनय करते हैं। हम क्या करते हैं? विनय। भाई हम आपसे विनय करते हैं, विनती करते हैं, इस तरह की हम वो बोलते हैं ना। तो ये विनय के साथ किसी चीज़ को मना कर देना। जैसे मान लो कोई आपके पास कुछ चीज़ लेने आया और आपके पास वो चीज़ है और आप उसे देना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको ये चीज़ नहीं दे पाऊँगा और मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे आप माफ़ करें। इसको हम बोलते हैं सविनय। क्या बोलते हैं इसको हम? सविनय। तो जो आंदोलन जो शुरू हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसमें अंग्रेजों को साथ नहीं देना है, किसी भी भारतीय को अंग्रेजों का साथ नहीं देना है, उनके कानूनों को तोड़ना है, लेकिन विनय के साथ में। कैसे? विनय के साथ में, नम्रता के साथ में, हमें कोई हिंसा नहीं करनी है, इस तरह का ये आंदोलन था। और इस तरह के आंदोलन की शुरुआत जो थी महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा निकालने के बाद में शुरू की थी। भविष्य में संभावित प्रश्न जो आते हैं, दांडी यात्रा में शामिल एकमात्र अंग्रेज कौन थे? मीराबेन या अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, जिनको हम क्या बोलते हैं? वेब मिलर। गांधी जी की अफ्रीका से वापसी का दिन जो था वो 9 जनवरी था। यानी महात्मा गांधी जो थे पहले अफ्रीका में रहते थे, अफ्रीका में वकालत करते थे वहाँ पे, तो वहाँ से ये भारत वापस आए थे। तो ये कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को भारत में वापस आए थे। और इसी 9 जनवरी को हर साल हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एमपीपीएससी लगातार पूछती रही है। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से, ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। और डलहौजी की व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? ठीक है ना। डलहौजी जो थे उनकी व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? जैतपुर, संबलपुर, झांसी या सतारा? तो झांसी के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। यहाँ पे ये जो था पहला जो व्यापकगत सिद्धांत जो था, हड़प नीति जो थी, उसमें सबसे पहले डलहौजी ने सतारा नाम का जो रियासत थी उसको हड़प लिया था, जो कि आपके महाराष्ट्र में पड़ती है। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या व्यापकगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले सतारा 1848 का विलय किया गया था। सतारा का विलय कब किया गया था भाई? 1848 में ये हड़प नीति लगाई गई थी या हड़प नीति लाई गई थी। इसका मतलब ये था कि इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के अनुसार जिस किसी राजा या नवाबों के यहाँ पे उनकी अपनी खुद की संतानें नहीं थी, तो वो क्या करते थे? अपने किसी रिश्तेदार का बच्चा गोद ले लेते थे और उसको क्या बना देते थे? राजकुमार के तौर पे गद्दी सौंप देते थे और वो राज उनका चलता रहता था। लेकिन डलहौजी ने क्या किया? उसने ये घोषणा कर दी कि अब कोई राजा या नवाब जो होगा जिसके खुद का अपना बच्चा नहीं होगा, तो वो साम्राज्य ऑटोमेटिकली या वो रियासत जो है ऑटोमेटिकली अंग्रेजी रियासत में विलय हो जाएगी। इस तरह का ये सिद्धांत था। और इसके बाद जैतपुर व संबलपुर, फिर इसके बाद में जैतपुर के बाद कौन आया था आपका? सतारा के बाद जैतपुर आया और संबलपुर आया 1849, और बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 में, और नागपुर का 1854 में विलय हुआ। ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे राज्य जो थे हड़प लिए गए भारतीय राजाओं से या भारतीय नवाबों से, और जो कि अंग्रेजों के पास चले गए थे। ठीक है ना। भविष्य के संभावित प्रश्न इसमें क्या आ सकते हैं? अवध का विलय किस आधार पर किया गया?
कुशासन का आरोप लगाकर। अवध जो है, अवध जो आप उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, अयोध्या वाला क्षेत्र, वहाँ पर जो लखनऊ और आपका अयोध्या वाला जो क्षेत्र है उसको हम अवध के नाम से जानते हैं। तो उस क्षेत्र पे किस आधार पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया कि भैया वहाँ का जो नवाब है अवध के, वो वहाँ पे शासन अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, वो कुशासन कर रहे हैं, और इसका आरोप लगाकर उन्होंने 1856 में इसको भी क्या कर लिया था, हड़प लिया था। फिर 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे भाई? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होता है? ठीक है ना। राज्य मानव अधिकार आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होता है या शामिल है? तो आपके ऑप्शन हैं विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना। ये भारतीय संविधान से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी, जैसे अब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो एमपीपीएससी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पोर्शन दिया रखा है उसमें, जैसे राष्ट्रपति वाला पोर्शन आपसे पूछा जाता है, राज्यों की विधानसभा, संसद, है ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, और आपसे मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो ये जो पोर्शन से टॉपिक में रहते ही हैं, तो इन टॉपिकों को जब आप पढ़ते हो तो इन टॉपिकों को इतना ध्यान से पढ़िए और इससे बाहर ज़्यादा कुछ मत पढ़िए आप। अगर इनसे बाहर आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो फिर वो आपके फिर ऐसा लगता है कि आप वकालत की पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, एमपीपीएससी की कम कर रहे हैं। तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना कि एमपीपीएससी अपने सिलेबस में देती है। हालांकि कहा जाता है कि यूपीएससी या एमपीपीएससी जो है, या इस तरह के पीएससी वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं भारत में अलग अलग राज्यों में, तो भाई उनका सिलेबस बड़ा टफ है, और सूरज के ऊपर और सूरज के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं। तो ये एक गलत भ्रांति है हम लोगों के अंदर, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके अंदर एक गलत भ्रांति है। वो जो सिलेबस रिलीज़ करते हैं उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी चाहिए और उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उनको ज़्यादा ना पढ़ के कम पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो। अगर इस सिद्धांत पर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे। तो इसका हम व्याख्या देखेंगे। उत्तर है ए एंड सी। आयोग ने दोनों को सही माना है। ए एंड सी यानी कि विधानसभा अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था भाई? 1993 के अनुसार चयन समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष बनते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्य गृह मंत्री होते हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। आयोग ने संशोधित कुंजी में ए विधानसभा अध्यक्ष और सी नेता प्रतिपक्ष दोनों को सही माना है, क्योंकि दोनों समिति के सदस्य होते हैं। राज्यपाल नियुक्त करता है, समिति का सदस्य नहीं होता है। राज्यपाल क्या करता है? सिर्फ नियुक्ति करता है, ना कि वो समिति का सदस्य होता है। भविष्य में इस तरह के और भी क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो ढांचा है उसमें उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य कितने होते हैं, इनके पहले अध्यक्ष कौन थे, मौजूदा अध्यक्ष कौन है ना, इस तरह के प्रश्न। और इनकी नियुक्ति के संबंध में, नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति की कमेटी जो बनती है उस कमेटी में कौन कौन सदस्य होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको तमाम तरह के जो आयोग हमारे इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो बनाए गए हैं वो जो अगर पूछा जाते हैं तो वो एमपीपीएससी जरूर इस तरह के क्वेश्चन करती है। ठीक है ना। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक का हो सकता है। अगला हम देखेंगे प्रश्न, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी होता है चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ स्टेट, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, गृह मंत्री करते हैं। चलिए देखते हैं इसके व्याख्या में आंसर। तो देखेंगे हम, राज्यपाल जो है डिलीट किया गया प्रश्न है, नोट आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। क्या कर दिया था? 2021 में इसको डिलीट कर दिया। संभवतः हिंदी अनुवाद में मुख्य चुनाव अधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ और राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन एसईसी में भ्रम के कारण हो गया था।
इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि एमपीपीएससी में अगर क्वेश्चन आंसर वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आते हैं, अगर मान लो हिंदी में मिसप्रिंट आ गया तो इंग्लिश वाले जो ट्रांसलेशन है उसको सही माना जाता है, ठीक है ना। और अगर इंग्लिश वाले में मिसप्रिंट आ गया तो फिर वो गलत ही क्वेश्चन माना जाता है। ऐसा मतलब मैंने देखा है। एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई हमारे भारत के जल मैन कौन है, वाटर मैन कौन है, जो राजेंद्र सिंह नाम करके थे, तो उनके बारे में पूछा था। तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन गलत आ गया था, तो फिर उसको क्या कर दिया गया, नेगलेक्ट ही कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। तो इस तरह के जरूर ये एमपीपीएससी करती है। तो हिंदी वर्जन जो है वो सही नहीं माना जाता है इसका, वो इंग्लिश वर्जन इसका सही माना जाता है। और ये वर्जन में कहीं मिस्टेक हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया। लेकिन इसका जो आंसर है वो सही हुआ है राज्यपाल। क्या है इसका बेटा, राज्यपाल। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीओ की नियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्य सरकार के अधिकारियों में से की जाती है। जो मध्य प्रदेश या मतलब जो भी राज्य का एक अधिकारी होता है बड़ा, उसकी नियुक्ति की जाएगी किसके द्वारा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग की सलाह पर। जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है उसकी सलाह पर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है किसी भी राज्य का, तो उस राज्य का जो मुख्य प्रमुख बड़ा अधिकारी होता है उसको नियुक्त कर दिया जाता है। भविष्य के संभावित प्रश्न जो है, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव कराना होता है। भाई राज्य निर्वाचन आयोग का क्या काम है, राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य काम है पंचायतों का चुनाव कराना और नगर निगम और नगर पालिकाओं का चुनाव करवाना। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न है, तो भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदेह किया जाता है। या फिर दूसरा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल पद ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्षीय अवधि या 65 वर्षीय आयु जो भी पहले आता है तक होता है। या कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। कौन से कथन सत्य हैं? तो एक बार और अगर हम इस प्रश्न को देखें तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्षीय अवधि या 65 वर्षीय आयु जो भी पहले आता है तक होगा। ठीक है। निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला या तीसरा, पहला या दूसरा, पहला दूसरा या तीसरा, केवल तीसरा। तो देखते हैं इसकी हम व्याख्या में हम देखेंगे इसका ऑप्शन सही है बी, पहला तथा दूसरा। कथन एक सही है, वेतन सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर होता है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं उनका जो वेतन होता है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं मैन, उसके बराबर उनका क्या होता है, वेतन होता है। कथन दूसरा सही है कि कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। कथन तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है ना। ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं बेटा? ये देते हैं अपना इस्तीफा राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति को देते हैं, और ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को देते हैं। भविष्य में क्या होता है, मुख्य चुनाव आयोग से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, चुनाव आयोग से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों से प्रश्न पूछे गए। आर्टिकल 324 है ना, और ईवीएम का पहली बार प्रयोग कहाँ पे हुआ, कौन से चुनाव में हुआ, है ना। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। तो आप इस तरह के प्रश्न जरूर ध्यान से पढ़ें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, जिसके थ्रू आप एमपीपीएससी का एग्जाम देते हैं, वो एक आयोग है। उसमें अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 4 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य या 7 सदस्य? तो हम देखते हैं 5 सदस्य इसमें अधिकतम होते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1973 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है ना। एमपीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना। एमपीपीएससी का गठन किस धारा के तहत हुआ?
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा के 118 की उपधारा 3 के तहत इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखाकार वीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या न मंजूर करने की शक्ति निहित होगी। जो हमारे कैग होते हैं, कैग ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनका जो छुट्टी मंजूर करने का या न मंजूर करने की शक्ति किस में है? वित्त मंत्री में, महामहिम राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत के मुख्य न्यायाधीश में। तो ऑब्वियसली इनकी नियुक्ति कौन करता है? वही इनकी क्या करेगा, छुट्टी को मंजूर करेगा या निरस्त करेगा। तो राष्ट्रपति महोदय इनकी छुट्टी को क्या कर सकते हैं, मंजूर कर सकते हैं या निरस्त कर सकते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखाकार, महालेखा परीक्षक कैग अधिनियम 1971 के अनुसार कैग की छुट्टी मंजूर या न मंजूर करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कैग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। कैसा है पद? स्वतंत्र संवैधानिक पद है भाई। भविष्य के संभावित प्रश्न क्या होते हैं? भारत के वर्तमान कैग का नाम क्या है? ठीक है ना। कैग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, जो इसे संसद में रखवाते हैं। और लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? कैग को कहा जाता है। ये प्रश्न जो है यूपीएससी जो है वो इस तरह के प्रश्न पूछ चुकी है। लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? तो वो किसको कहते हैं भाई? कैग को कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनका पैटर्न समझ में आया होगा और उनका जो किस टॉपिक से इस तरह के प्रश्न उठाए गए हैं ये समझ में आए होंगे। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में और देखते हैं कि अगले वीडियो में किस तरह से एमपीपीएससी जो है ने प्रश्न पूछे और उन पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।